हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह चैप्टर पावर के शेयर के बारे में बात करता है। पावर कई तरह की होती है, बट यहाँ पर जिस पावर की बात कर रहे हैं वह हमारे पॉलिटिकल पावर की है, जो कि हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग से जुड़ी है। मीन्स सरकार की पावर जो होती है उसके शेयर करने के बारे में। अब सवाल ये आता है, पावर को शेयर क्यों किया जाए, क्या ज़रूरत है पावर को शेयर करने की। अगर पावर एक जगह ही रहे, एक ही आदमी के भीतर रहे, तो क्या दिक्कत है। आइए देखते हैं। हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है ये दो अलग अलग केस स्टडी से शुरू होता है। कहानी जो है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। अब जो है देखते हैं, पहले तो स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के बारे में। तो पहले मैप में देखने की कोशिश करते हैं बेल्जियम है कहाँ पे। ये हो गया यूरोप का मैप, ठीक है। ये जो है छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, ठीक है। कि अगर मैप पे लोकेट करना पड़ा कैसे खोजेंगे इसको, तो बेसिकली ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया, दोनों के बीच बहुत छोटा सा जो है कंट्री है बेल्जियम, जिसके बारे में हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेल्जियम की क्या कहानी है। तो बेसिकली बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा कंट्री है, जैसे कि ऑलरेडी बताया चुका। जो साइज है वो हरियाणा के बराबर है। बाउंड्री पे कौन कौन है, तो बेसिकली फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, ठीक। पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारे स्टेट हरियाणा का भी आधा है। सोसाइटी कैसी है, तो यहाँ की जो सोसाइटी है उससे 59% आबादी जो है वो डच बोलती है, ठीक है। फ्लेमिश रीजन में एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली जो है उनकी लैंग्वेज ज़्यादा मैटर कर रही है। तो 59% पॉपुलेशन वो डच बोल रही है, और 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि फ्रेंच बोलती है। इस तरह से जो डच है वो मेजॉरिटी में है, और जो है फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है। आप 46 ये हो गया 99। 1% ऐसे हैं जो कि जर्मन बोलते हैं, ठीक है। 59 + 40 + 1, ठीक है। 1% ऐसे हैं जो कि जर्मन बोलते हैं। इसी तरह से जब हम कैपिटल में आते हैं, कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, याद रखिएगा, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ पर कहानी उल्टी है। 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 20% डच हैं। देश में क्या था, 59 जो है फ्रेंच थे, सॉरी डच थे, प्लस 40 जो है ये फ्रेंच थे, ये कंट्री में। और कैपिटल में क्या है, 80% जो है फ्रेंच हैं, और प्लस 20 जो है ये डच हो जा रहे हैं। तो कहानी जो है एकदम से उल्टी है, ठीक। तो एक और सीन था, जो माइनॉरिटी थी, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, ये कंपेरेटिवली काफ़ी रिच और पावरफुल थे। दूसरी ओर जो डच लोग थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट था वो बहुत लेट मिला। इस कारण जो है उनकी कंडीशन थोड़ी सी जो है कंपैरेटिवली थोड़े से लो थी। इसी कारण जो डच और फ्रेंच लोगों में काफ़ी समय तक टेंशन चलती रही थी, लगभग 1950-60s के तहत। फाइनली दोनों ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसमें जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया, ठीक है। जिसके तहत उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, देश में जो है फ्रेंच माइनॉरिटी में है तो भी उनको इक्वल स्टेटस मिलेगा, और कैपिटल में जो डच माइनॉरिटी है वहाँ पर भी इक्वल स्टेटस मिलेगा। उस पर अभी हम बाद में आएंगे। पहले जो है आप इनका बेसिक कंपोजिशन समझ में आ गया। कंट्री में 59, ठीक है। 59 जो है डच हैं, 40 जो है फ्रेंच हैं, 1% जर्मन है। कैपिटल में ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच है और 20% डच है, ठीक है। इसकी कहानी अभी आगे क्या होती है उसको हम बाद में देखेंगे। एक और कंट्री है श्रीलंका, हमारे देश के साउथ में। इसको मैप पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कहाँ पे है। तो हमारे देश के साइड में एक छोटी सी कंट्री है, दैट इज़ श्रीलंका। इससे हम परिचित हैं, तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं, ठीक है। श्रीलंका की कहानी क्या है, तो श्रीलंका में भी जो है ऐसे ही एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है सिंघल, ठीक है। 74% आबादी जो है सिंघल की है। दूसरी जो कम्युनिटी है दैट इज़ तमिल, जो कि 18% है। इन तमिलों में भी दो ग्रुप है। एक वो ग्रुप है जो कि जो है श्रीलंका के ओरिजिनल लोग हैं, बहुत मतलब हज़ारों सैकड़ों साल पहले श्रीलंका में गए। तो 13% ऐसे हैं जो श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं, और बाकी जो 5% बच रहे हैं वो हो गए इंडियन तमिल, ठीक है। 5% इंडियन तमिल, 13% श्रीलंकन तमिल, कुल मिलाकर के 18% हो गए तमिल, 18% हो गए तमिल, और जो है 74 जो है ये हैं आप सिंघली, ठीक है। बाकी जो है थोड़ा दूसरी कम्युनिटीज़ हैं,
ठीक है। इसके बाद जितने भी सिंहल्स हैं वो बेसिकली बुद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल में जो है हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। 7% क्रिश्चियन आबादी है जो कि दोनों के दोनों मिक्स है, मतलब उसमें तमिल भी हैं और सिंहलीज़ में। अब यहाँ क्या कहानी होती है, एक बार फिर से जो है इनके कंट्री का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है बेल्जियम की कहानी है, ठीक है, ये इनकी ब्रुसेल्स कैपिटल, ठीक है। ये जो इलाका है फ्लेमिश, आप जहाँ पर डच बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। ये रेड कलर से जो है इन्होंने फ्रेंच बोलने वालों का इलाका दिखा, और ये छोटा सा इलाका जो है जो कि जर्मन बोलने वाले हैं, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा जो है ये श्रीलंका की कहानी है। तो ये जो है सिंहलीलो का इलाका है जो कि इन्होंने येलो कलर से दिखाया है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। ये बेसिकली जो डार्क कलर से ये इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। और जो है ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये बेसिकली श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो पॉकेट्स दिख रहे हैं ये जो है मुस्लिम्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब श्रीलंका में क्या होता है, ठीक है। अभी जो है ये बेल्जियम की कहानी को हमने बैकग्राउंड में रखा हुआ है, श्रीलंका की पहले कहानी को देखते हैं ताकि हमको बाकी की कहानी जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद होता है, हमारे देश के ठीक 1 साल बाद। यहाँ पर जैसे ही देश आज़ाद होता है उसके बाद सिंघल कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने जो है अपना मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। हालांकि दुनिया की सारी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेजॉरिटी का बाहुल्य होता है, उनका प्रभाव होता है, बट ये चाहते थे कि हमारा जो है टोटल डोमिनेंस हो और जो माइनॉरिटी हो वो हमारे अकॉर्डिंग चले। इस देश के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो वो हमारे हिसाब से होने चाहिए और इवन की माइनॉरिटीज़ को भी हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटेरियन जो है स्टेप्स होती है। मीन्स देखो, नॉर्मली डेमोक्रेसी क्या कहती है कि गवर्नमेंट की ओर से ऐसे रूल बने जो मेजॉरिटी के हिसाब से तो हों बट माइनॉरिटी के अगेंस्ट ना हो। बी क्लियर, मेजॉरिटी के हिसाब से हो लेकिन माइनॉरिटी भी उसको अपने अगेंस्ट ना माने, ठीक है। लेकिन जब हम मेजॉरिटेरियन सिस्टम कहते हैं इट मीन्स कि ये टोटली जो है मेजॉरिटी के डोमिनेंस पर चलती है। इसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि माइनॉरिटी क्या सोचती है। क्लियर द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब होता क्या है, इन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया, 1956 में इन्होंने ये फिक्स किया कि साहब जो सिंहली है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इससे क्या हुआ, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो जॉब से वंचित हो गए। क्यों, सिंहली बोलने में उनको दिक्कत होती थी, सिंहली का जो है एग्ज़ाम उनके लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया, तो इसके कारण गवर्नमेंट जॉब में जो है उनके लिए मुश्किल होनी शुरू हो गई, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज को बैकआउट किया जाने लगा। फिर इसके बाद उन्होंने जानबूझ करके जॉब में और पढ़ाई में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसके कारण सिंहली लोग को प्रेफरेंस मिलने लगी। जानबूझ करके सिंहली लोग का सिलेक्शन बढ़ गया और बाकी जो लोग थे तमिल्स वो इग्नोर होने लगे। इसी तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से एक चेंज किया और उसके बाद बुद्धिज़्म को प्रमोट करना शुरू किया। सिंहली लोग फिर नाराज़ हुए क्योंकि बेसिकली वो हिंदू थे, मुस्लिम थे और कुछ संख्या में बुद्धिस्ट थे। तो ये जो स्टेप्स थे इन सब से जो है जो तमिल लोग थे उनको ये लगने लगा कि जानबूझ करके हमें जो है अलग किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इवन कि उन्होंने जो है जो नेशनैलिटी मतलब सिटीजनशिप की जो पॉलिसी बनाई उसको भी इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू किया जिसके कारण जो तमिल लोग थे उनको उनके वोटिंग राइट ख़त्म होने लगे, उनको जो है नागरिकता उनकी कम जो है ख़त्म होने लगी। इसका असर क्या हुआ, जो तमिल्स थे वो बुरी तरह से नाराज़ होना शुरू हुआ। उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और जो है कोशिश किया चुनाव लड़ने की, बट दिक्कत क्या थी, उनकी संख्या ही कम थी तो इनके लिए चुनाव जीत पाना आसान नहीं था, ठीक है। उनको ये साफ साफ समझ में आने लगा कि जानबूझ करके हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमको जो है जॉब में, पॉलिटिक्स में हमको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा है। रिज़ल्ट क्या होता है, इसका रिज़ल्ट ये होता है उन्होंने काफ़ी सारी जो है लड़ाई लड़ने की कोशिश की कि साहब तमिल को भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, हमारे इलाकों को ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब थोड़ा जो है फ्रीडम कि हम अपने हिसाब से एजुकेशन, जॉब और दूसरी चीज़ें इंश्योर कर सकें। बट सारे आइडियाज़ फेल होते गए। एज ए रिज़ल्ट 1980s तक आते आते तमिलों को लग गया कि साहब हम प्यार से समझा करके हम काम नहीं कर सकते, और फाइनली उस दौर के दुनिया के सबसे ख़तरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE का जन्म होता है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, इलम बोलते हैं स्टेट को, ठीक है। LTTE का जन्म होता है। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सुसाइड बॉम्बर की खोज की थी।
आज के दौर में सुसाइड बॉम्बर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सिस्टमैटिक तौर पर सुसाइड बॉम्बर्स यूज़ करने शुरू किए थे। ठीक है, इसने जो है आप साफ साफ डिमांड करनी शुरू की कि साहब श्रीलंका के साथ हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमें एक अलग कंट्री चाहिए, हमें अपना जो है तमिल स्टेट चाहिए। फाइनली श्रीलंकन गवर्नमेंट रेडी थी नहीं, खूब लड़ाई हुई और देश जो है एक ज़बरदस्त सिविल वार में फंस गया। 1980 से शुरू होता है और 2009 तक जो है ज़बरदस्त लड़ाइयाँ चलती हैं और दोनों साइड से ही जो हज़ारों लाखों लोग मारे गए, देश जो है 20 साल पीछे चला गया और फाइनली श्रीलंका की इकनॉमी काफ़ी हद तक जो है बर्बाद हो गई। 2009 तक जा करके श्रीलंकन आर्मी जो है तब जा कर के सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल कर पाई थी। तो हमने क्या समझा कि अगर किसी गवर्नमेंट में कोई मेजॉरिटेरियन सिस्टम लॉन्च होता है जहां जानबूझ करके माइनॉरिटी को इग्नोर किया जाता है, उनके साथ पावर शेयर नहीं किया जाता है, उनको नेगलेक्ट किया जाता है, उनको रिजेक्ट किया जाता है, उनको बायकॉट किया जाता है, तो सोसाइटी में जो है डिस्टर्बेंस बढ़ती है, दंगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, एक बार फिर से जो है श्रीलंका की कहानी को हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था। तो श्रीलंका में 74% बुद्धिस्ट थे, तमिल 18% थे, जिसमें 13% जो है श्रीलंकन थे, 5% इंडियन थे, 7% क्रिश्चियन थे जो कि दोनों में थे। 1956 में सिंहलीज़ को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। इसके बाद जॉब्स में और एजुकेशन में सिंहलीलों को प्रेफर करना शुरू किया, बुद्धिज़्म को प्रमोट करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, श्रीलंकन लोगों को लगने लगा कि हमारे साथ जानबूझ के भेदभाव हो रहा है। फाइनली उन्होंने LTT नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसने जो है देश को प्रॉब्लम में डाल दिया। ज़रूरत लगे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो ताकि चीज़ें जो है आपको ईजिली जो है रिमेंबर हो सकें। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं बेल्जियम में। दोनों की कहानी सेम थी, यहाँ पर भी 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, यहाँ पर भी 2 कम्युनिटीज़ थी, यहाँ पर भी है। बेल्जियम में क्या हुआ, ठीक है, बेल्जियम में भी जो है स्टार्टिंग दौर में जैसा कि आपने देखा कि वहाँ भी डच और फ्रेंच लोगों में प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर 93 तक उन्होंने जो है 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया ताकि जो है देश में जितने भी लोग हैं सबके जो है डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके। और इसके लिए कई इनोवेटिव आइडियाज़ अपनाए। पहला काम ये किया कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि सेंटर में जो है दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, डच और फ्रेंच दोनों के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। कहा कि पॉपुलेशन भले जो है डच लोगों की ज़्यादा है लेकिन दोनों के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, नंबर 1। सेकेंड थिंग, उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो है जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं सबके जो है इंटरेस्ट का सम्मान किया जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो एक कम्युनिटी अकेले बना ले। ठीक है, कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों कम्युनिटी का जो है सहयोग ज़रूरी होगा। श्रीलंका में क्या था, सिंहली अपने मनमर्जी से कानून बना रहे थे, तमिलों का कोई जो है व्यू नहीं लिया जा रहा था। इन्होंने साफ साफ इंश्योर किया कि नहीं, कोई भी जो मतलब पॉलिसी बनेगी उसमें दोनों ही कम्युनिटी की बात मानी जाएगी, एक कम्युनिटी के हिसाब से रूल नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरी जो चीज़ उन्होंने की कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे राइट्स जो थे उन्होंने स्टेट को दे दिए। इट मीन्स कि स्टेट को ऑटोनॉमी दी। ठीक, ऑटोनॉमी दी, इसका मतलब क्या है, स्टेट को काफ़ी सारे पावर दिए कि वो काम अपना अच्छे से कर सके। ठीक है, इस तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक स्टेट पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकती थी। ये नेक्स्ट था। इसके बाद ब्रुसेल्स, ठीक है, यहाँ पर भी जो है उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। याद रखिए ब्रुसेल्स में जो रेशियो था 80% फ्रेंच थे और जो है 20% डच थे। ठीक है, फिर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि जो है कंट्री में जो है इक्वल किया गया है तो यहाँ पर भी हम दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है सेंटर में भी जो है इक्वल कर दिया दोनों का रिप्रेजेंटेशन, एट द सेम टाइम कैपिटल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया। इसी तरह से उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो भी नोटिस बोर्ड होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज को डोमिनेंस मिलेगा। इसके बाद ये तो इतना हो गया। इसके बाद उन्होंने एक यूनिक सा आइडिया निकाला, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो कि अपने कम्युनिटी के कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पर जो है रूल्स बना सकती थी, उससे डिसीजन ले सकती थी। अब इसमें सीन क्या था कि हर कम्युनिटी की अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई। डच लोगों का एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच लोगों का फ्रेंच और जर्मन लोग का जर्मन। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस इलाके में रह रहे थे, लेकिन हर कम्युनिटी के लोग अपने जो है
अपना अलग जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते थे। मीन्स डच लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सिर्फ डच लोग वोट करेंगे, फ्रेंच लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ फ्रेंच वोट करेंगे, और जर्मन लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ जर्मन वोट करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये इंश्योर किया कि सभी कम्युनिटी के डिमांड्स फुलफ़िल हों और कोई भी किसी को इग्नोर ना कर सके। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, लेकिन इसने जो है बेल्जियम को में ज़बरदस्त शांति व्यवस्था की, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटी ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, एक दूसरे के साथ पावर शेयर किया। आप देखोगे सेंटर में डच मेजॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्रेंच लोग के साथ इक्वल पावर शेयर करेंगे। सिमिलरली जब बात कैपिटल की आई, तो कैपिटल में जो है फ्रेंच जो है डोमिनेंस, फ्रेंच की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फिर भी उन्होंने कहा कि हम जो है डच के साथ इक्वल पावर शेयर करेंगे। तो इस तरह से इस पावर शेयरिंग का नतीजा ये हुआ कि जो बेल्जियम है वो पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के तौर पे आया कि जो है किस तरह से दो कम्युनिटी आपस में मिलजुल करके रह सकती हैं। और इस तरह से जब यूरोप ने अपना यूरोपियन यूनियन बनाया, पूरे यूरोप के सारे देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, तो उसने अपना हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में बनाया। याद रखिए, ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जो है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, किस कंट्री में, तो ये जो है बेल्जियम हो जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से जो है इनकी कहानी को भी जो है शॉर्ट में देख लेते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ था। तो बेल्जियम की कहानी ये है कि एक बार देख लेते, थोड़ा सा इसको लार्ज कर दे रहा, काम आसान हो जाएगा। तो 59% डच हैं, 40% जो है ये जो है फ्रेंच हैं, और 1% जो है जर्मन है। ठीक है, ये हो गया कंट्री में। कैपिटल में 80% फ्रेंच है, 20% डच हैं। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच के इक्वल मिनिस्टर होंगे। ठीक, इसके बाद स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी कि स्टेट जो है अपने मन से काम कर सकते हैं। कोई भी कानून अपने एक कम्युनिटी नहीं लॉन्च कर सकती, दोनों लोग को मिलकर लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक, ब्रुसेल्स में भी जो कैपिटल थी वहाँ पर भी डिसाइड किया कि जो है दोनों कम्युनिटी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा। और एडिशनली जो किया, जो सबसे यूनिक था, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस कंट्री ने कम्युनिटी गवर्नमेंट का प्रपोजल जो है इम्प्लीमेंट किया था, तो ये जो है बेल्जियम था। ठीक है, जिसने हर कम्युनिटी के लिए अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट दी थी। ठीक है, तो ये जो है इनकी कहानी हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है एक बड़ा मज़ेदार सा कार्टून दिया है, जर्मन इंजीनियरिंग। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छा नहीं है। जर्मनी में क्या हुआ था कि दो जो है ज़बरदस्त विरोधी पार्टियां थी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 2005 का जब चुनाव हुआ तो दोनों ही पार्टी में से जितनी पार्टियां थी किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिली नहीं। तो ऐसे केस में दोनों पार्टी ने एक कोalition बनाया और कोalition बना करके एक गवर्नमेंट बनाई। अब दिक्कत क्या थी कि दोनों पार्टी की आइडियोलॉजी एक दूसरे के एकदम से अगेंस्ट थी। इसका असर क्या हुआ कि दोनों पार्टियां हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। और आप देखोगे बड़ा शानदार से दिखाया कि एक ऐसी कार है जिसके पास 2 ड्राइवर सीट हैं। सोचो ये क्या, ये सही तरीका है? ये पावर शेयरिंग पे एक ज़बरदस्त सा कमेंट है कि पावर शेयरिंग एक ऐसी कार है जिसके 2 ड्राइवर हैं। तो जब 2 ड्राइवर होंगे तो एक जो पहला ड्राइवर है वो इसको लेफ़्ट मोड़ना चाहेगा, ये इसको राइट मोड़ना चाहेगा, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये व्यंग्य दिखाता है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग कि जर्मन लोग इतने महान हैं कि 2 ड्राइवर की कार बना रहे हैं, मतलब 2 विरोधी पार्टियों को एक साथ लाके सरकार चला रहे हैं। तो आपका क्या व्यू लगता है? सीधी सी बात है आप कि अगर जो है 2 पार्टियां आपस में अच्छे से निभा लेंगी, ठीक है, अच्छे से जो है वो अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि किन बातों पर हमको साथ लेकर के चलना है और किन बातों को अवॉइड करना है, तो सरकार बहुत अच्छे से चलेगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से हमने जाना कि जो है अगर जो है कंट्रियाँ पावर शेयर करने को रेडी रहती हैं तो देश बहुत अच्छे से चलता है। अगर जो है पावर शेयर करने को तैयार नहीं होती और एक दूसरे कम्युनिटी के रिस्पेक्ट नहीं करती तो देश में प्रॉब्लम होती है। आशा करता हूँ ये 2 कंट्री का कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो पोर्शन है ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।